दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उसको देखें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें। पिछली वीडियो के एंड में हमने देखा कि कैसे अफगानिस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बन जाता है और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद खान सोवियत यूनियन और अमेरिका से कहते हैं कि हम आपके इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहते हैं, और इस बात से सोवियत यूनियन बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब इसके बाद फिर अफगानिस्तान में क्या क्या हुआ वो सब जानेंगे इस वीडियो में। 1965 में अफगानिस्तान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की स्टार्टिंग हुई और एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और दूसरी ओर अफगानिस्तान में इस्लामिक पार्टी थी जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। अब जो ये पीडीपी पार्टी थी 1973 तक आते आते इस पार्टी के दो ओपिनियन हो चुके थे, मतलब ये पार्टी दो हिस्सों में बट चुकी थी। इसके एक ओपिनियन का नाम था खल्क फैक्शन जिसके लीडर थे नूर मोहम्मद तराकी, और इसके दूसरे ओपिनियन का नाम था परचम फैक्शन जिसके लीडर थे बाबरक करमाल। अब खल्क फैक्शन के मेंबर्स का मानना यह था कि अफगानिस्तान को जल्दी से जल्दी पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया जाना चाहिए, और अगर इस काम को करने के लिए वायलेशन करनी पड़ती है तो करो। लेकिन दूसरी ओर परचम फैक्शन के मेंबर्स का मानना यह था कि अभी अफगानिस्तान कम्युनिस्ट कंट्री बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान को कम्युनिस्ट कंट्री बनाने के लिए धीरे धीरे बिना वायलेशन करे काम करना चाहिए। अब पीडीपी पार्टी के ये दोनों ओपिनियंस तो अफगानिस्तान को कम्युनिस्ट कंट्री बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद दाऊद खान, वो ना ही अफगानिस्तान पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस चाहते थे और ना ही डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का, और इसी वजह से मोहम्मद दाऊद खान और इन पार्टीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। मोहम्मद दाऊद खान पीडीपी पार्टी पर बहुत सारे रिप्रेशन लगाते हैं, मतलब फोर्सफुली अपनी बात को मनवाना शुरू कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद अफगानिस्तान में जो परचम फैक्शन के लीडिंग मेंबर थे मीर अकबर खैबर, उनका मर्डर कर दिया जाता है। अब ये मीर अकबर खैबर कोई आम इंसान नहीं थे, परचम फैक्शन के मेंबर्स और अफगानिस्तान के लोग इनको एक बहुत ही अच्छा लीडर मानते थे। अब इनके मर्डर का सीधा शक जाता है मोहम्मद दाऊद खान पर कि उन्होंने ही इनको मरवाया होगा। मीर अकबर खैबर की मौत के बाद लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। पूरे अफगानिस्तान में मोहम्मद दाऊद खान के खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं और पूरे देश में एंटी दाऊद डेमोन्स्ट्रेशंस होने लग जाते हैं। 1977 में खल्क और परचम फैक्शन दोबारा से एक हो जाते हैं और 27 अप्रैल 1978 को पीडीपी पार्टी आर्मी का सपोर्ट लेकर मोहम्मद दाऊद खान और उनकी फैमिली का मर्डर कर देते हैं, और इसके बाद अफगानिस्तान बनता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं नूर मोहम्मद तराकी। 5 दिसंबर 1978 को अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच एक ट्रीटी साइन होती है कि अब अगर कभी भी अफगानिस्तान को आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो सोवियत यूनियन उनकी हेल्प करेगा। अब जो नूर मोहम्मद तराकी थे ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनने से पहले पीडीपी पार्टी में खल्क फैक्शन के लीडर थे, और अब जब ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो ये परचम फैक्शन के मेंबर्स को मरवाना शुरू कर देते हैं ताकि सोवियत यूनियन के पास इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन किसी दूसरी पार्टी को हेल्प करना शुरू ना कर दे। इसके बाद नूर मोहम्मद तराकी ने बहुत सारे रिफॉर्म करने शुरू कर दिए, जैसे कि डॉरी सिस्टम को बैन करना, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, लड़कियों के लिए बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज बनाना वगैरह। लेकिन इन सब के अलावा जो उन्होंने एक सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म करा वो था शरिया लॉ को खत्म करना, मतलब इस्लामिक धर्म में जो भी कहा जाता है, जो भी विचारधारा है उसको छोड़कर आगे बढ़ना। नूर मोहम्मद तराकी के इस सोशल रिफॉर्म की वजह से अफगानिस्तान में ज्यादातर लोग इनके खिलाफ हो गए और फिर से पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे, और उनको रोकने के लिए नूर मोहम्मद तराकी ने बहुत ही ज्यादा सख्त कदम उठाए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो कट्टर इस्लामी थे या फिर इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे उनके बीच ग्रुप्स बनने शुरू हो गए जो कि नूर मोहम्मद तराकी की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। इसी दौरान अफगानिस्तान में एक इस्लामिक इंसर्जेंट ग्रुप इमर्ज होकर सामने आता है जो कि अपने आप को मुजाहिदीन बुलाता है, मतलब इस्लाम धर्म के लिए लड़ने वाले। धीरे धीरे मुजाहिदीन और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच बहुत ज्यादा टेंशंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, और नूर मोहम्मद तराकी के लिए ये सब कुछ हैंडल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस पॉइंट पर आकर हाफिजुल आमीन की एंट्री होती है और हाफिजुल आमीन नूर मोहम्मद तराकी को मरवा देते हैं और खुद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। हाफिजुल आमीन भी पहले पीडीपी पार्टी के मेंबर थे, इसलिए ये भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, और इनकी जो पॉलिसीज थी वो भी ऐसी थी जो कि इस्लाम धर्म के खिलाफ थी। अब इस टाइम पर आकर अफगानिस्तान में कम्युनिज्म और इस्लाम के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। आए दिन मुजाहिदीन और अफगानिस्तान में जो थोड़ी बहुत सोवियत आर्मी थी उनके बीच गुरिल्ला वॉर्स होती थी, और जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो हाफिजुल आमीन सोवियत यूनियन को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी आर्मी को पूरी तैयारी के साथ अफगानिस्तान में भेजें
और मुजाहिदीन को खत्म करे, अदरवाइज यहाँ पर कम्युनिज्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। 24 दिसंबर 1979 को सोवियत आर्मी के 30,000 ट्रूप्स अफगानिस्तान में एंटर करते हैं और मुजाहिदीन के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं। और साथ ही में जो हाफिजुल आमीन थे, जो कि खुद एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले इंसान थे, उनका भी मर्डर कर दिया जाता है और बाबर करमाल को अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी और मुजाहिदीन के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है और मुजाहिदीन को बाकी देश जैसे कि अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वेपन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सोवियत आर्मी का सामना कर पाएं और उनसे जीत सकें। काफी सालों तक अफगानिस्तान में ये जंग ऐसी चलती रही। अब दोस्तों कहने को तो ये लड़ाई मुजाहिदीन और सोवियत आर्मी के बीच थी, लेकिन इसकी कीमत अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को चुकानी पड़ रही थी। अफगानिस्तान में इतने ज्यादा वॉर क्राइम्स हुए कि लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए और 28 लाख लोगों को अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान और ईरान में भागना पड़ा था। लेकिन अब ये जंग खत्म होने वाली थी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी के नए जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इनका मानना ये था कि हमारे देश में रहने वाले लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी जो सरकार है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो कौन कौन से काम कर रही है और वो उन कामों को कैसे कर रही है। अब इस दौरान सोवियत यूनियन में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि इतने सालों से हमारी आर्मी किसी दूसरे देश में अफगानिस्तान में क्या कर रही है, हमारे देश का इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, हमारे देश के इतने ज्यादा लड़के वहां पर मारे जा रहे हैं, हमारी आर्मी को वहां पर नहीं होना चाहिए। इसलिए 1988 में मिखाइल गोर्बाचोव ने एक पीस ट्रीटी पर साइन किया कि अब अफगानिस्तान से सोवियत आर्मी को वापस बुला लिया जाएगा और दिसंबर 1989 को सोवियत आर्मी पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चली गई। इसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान में फिर इंटरनल पावर्स का स्ट्रगल शुरू हो जाता है कि अब जो पावर है वो किसके हाथ में जाएगी और धीरे धीरे अफगानिस्तान में काफी सारे ग्रुप्स इमर्ज हो जाते हैं जैसे कि नॉर्दर्न अलायंस, अलकायदा और तालिबान वगैरह। दोस्तों 1986 में बाबर करमाल ने बीमार रहने की वजह से रिजाइन दे दिया था और इनकी जगह पर मोहम्मद नाजिबुल्लाह को अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया था और अब 1996 में तालिबान के द्वारा मोहम्मद नाजिबुल्लाह की हत्या कर दी जाती है और धीरे धीरे तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है और पूरी तरह पावर में आने के बाद इनके द्वारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं जैसे कि नो टीवी, नो सिनेमा, नो टूरिज्म एंड नो म्यूजिक। और इसके अलावा लड़कियां अपनी पूरी बॉडी को अच्छी तरह से कवर करके रखेंगी और 10 साल से ज्यादा एज वाली लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। अब अफगानिस्तान में ये सब कुछ काफी टाइम तक चलता रहा। कुछ साल बाद 11 सितंबर 2001 को अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करवाया जाता है और इस हमले में अमेरिका के लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं और ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब इस टाइम के दौरान ओसामा बिन लादेन अलकायदा का लीडर था और अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को तालिबान शेल्टर कर रहा था और ये बात अमेरिका भी जानता था। लेकिन जब अमेरिका तालिबान से कहता है कि तुम ओसामा बिन लादेन को शेल्टर देना बंद करो और उसको हमारे हवाले करो, तो तालिबान ऐसा करने से इनकार कर देता है और इसी वजह से अमेरिका 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में पूरी तैयारी के साथ इन्वेड करता है। बहुत सारे तालिबानी और वहां पर रहने वाले आम लोग मारे जाते हैं और दिसंबर 2001 तक तालिबानी को पावर से हटा दिया जाता है और अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए हामिद करजाई को यहाँ का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 2011 में अमेरिकन आर्मी के द्वारा ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया जाता है। अब अफगानिस्तान में ऐसा नहीं था कि अमेरिकन आर्मी के आने की वजह से तालिबानी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, नहीं, बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती थी जिसमें तालिबानियों के छोटे छोटे ग्रुप्स और अमेरिकन ट्रूप्स के बीच लड़ाई होती थी, या तो कुछ अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते थे या फिर कुछ तालिबानी। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं और 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत होती है और अमेरिका तालिबान से कहता है कि हम अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ डिमांड्स हैं और वो डिमांड्स ये हैं कि तुम अलकायदा का साथ नहीं दोगे और ना ही उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन बनाओगे और तालिबान इन डिमांड्स को मान लेता है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं और 30 अगस्त 2021 तक 20 सालों के बाद अमेरिकन आर्मी पूरी तरह से अफगानिस्तान से चली जाती है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बोलते हैं कि ऐसे कैसे अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में छोड़कर जा सकता है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान को काफी ज्यादा स्टेबल कर दिया है, हमने अफगानिस्तान के 3 लाख सोल्जर्स को लड़ने के लिए तैयार किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनके पास अच्छे वेपन्स हैं, वो अपने देश की सुरक्षा खुद कर सकते हैं।
और 85,000 तालिबानियों का मुकाबला तो वो कर ही लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 अप्रैल 2021 को तालिबान का कंट्रोल सिर्फ इन एरियाज में था, लेकिन 14 अगस्त को जब जो बाइडेन ने अनाउंस करा कि अब अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान को छोड़ देगी, तो अगले ही दिन 15 अगस्त को अफगानिस्तान का ज्यादातर एरिया तालिबान के कंट्रोल में आ चुका था। इसके बाद दोस्तों फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई। लड़कियों के स्कूल जाने पर और कहीं पर भी बाहर काम करने पर बैन लगा दिया गया। पूरे देश में हिंसा शुरू हो गई और आज के दिन अफगानिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि गुलाम हजरत जैसे लोगों को पैसे कमाने के लिए अपने बॉडी ऑर्गन्स को सेल करना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग अपनी लड़कियों को बेच रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अफगानिस्तान की हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।